Hey everyone, welcome to Practice Mock and welcome to the third class of Editorial Insights। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज भी हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। वी विल रीड दोज आर्टिकल्स, हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे और उनसे जो फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, जो ओपिनियन जो ऑथर हमसे शेयर करना चाहता है उन्हें भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ वोकैबुलरी भी देखेंगे और जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी सीखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इन सेशन से? वो ये है कि हमें अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी अब इम्प्रूव करनी है। क्यों इम्प्रूव करनी है? क्योंकि इन पे बेस्ड जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश सेक्शन में बैंकिंग एग्जाम्स के, लाइक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, क्लोज पैसेज हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, उनमें हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, जिससे हमारा जो ओवरऑल स्कोर है इंग्लिश सेक्शन का वो बूस्ट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली है दोनों क्लासेस में। ये थर्ड क्लास है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है वो पहले उन दोनों क्लासेस को देख ले। उन क्लासेस में भी हमने बहुत अच्छे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ अप्रोच भी हमने सीखा है, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कैसे आरसी को आंसर करते हैं, टून कैसे समझते हैं। तो उन दो क्लासेस को आप जरूर देखो। ठीक है, स्टार्ट हम करने वाले हैं वोकैबुलरी से और जो हमारा पहला वर्ड है वो है प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, इट्स एन एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब क्या होता है? हम प्रोलॉन्ग्ड किसको कहते हैं? ऐसी कोई चीज़ जो काफ़ी लंबे समय से चल रही हो उसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, सिनोनिम्स इसके प्रोट्रैक्टेड हो गए, लेंदी हो गए। दोनों ही वर्ड्स क्या कन्वे करते हैं कि कोई चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक चल रही है, उसको अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए था बट फिर भी उसे खींचा जा रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑपोजिट इसके। स्विफ्ट, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्विफ्ट हो। ब्रीफ, जो कम समय में ही खत्म हो जाए, तो वो इसके हो गए एंटोनिम्स। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है डिस्प्यूटेड। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? विवादास्पद। मतलब ऐसी कोई चीज जो कंट्रोवर्शियल है, जिसको लेके डिबेट हो रहा है, बहस हो रहा है, डिस्प्यूट हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया जिस चीज को लेके, या फिर अनसर्टेनिटी, जिसको लेके कोई सर्टेनिटी नहीं है, उसको हम कहेंगे डिस्प्यूटेड। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? मूट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्ट्रोवर्शियल, अगेन मूट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसपे कॉन्ट्रोवर्सी हुई हुई है, जिसपे लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, कुछ अग्री कर रहे हैं, कुछ डिसअग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मूट या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर डिस्प्यूटेड। एंटोनिम्स क्या है? इनडिस्प्यूटेबल, जिसको चैलेंज ना किया जा सके, जिसके अगेंस्ट कुछ ना बोला जा सके। ठीक है, इनडिस्प्यूटेबल है। ठीक है, इनकॉन्टेस्टेबल है, जिसके लेके सिर्फ एक ही ओपिनियन हो। ठीक है, कि वो मतलब सर्टेन है, श्योर है, उसको लेके कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो वो हम कहेंगे उसको इनकॉन्टेस्टेबल। अब थर्ड वर्ड इज इमर्ज्ड। ये वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है इमर्ज होना, सबके सामने आना, अपीयर होना। ठीक है, टू बिकम नोन, इसको हम कहेंगे इमर्ज्ड। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ट्रांसपायर्ड एंड अपीयर्ड। ट्रांसपायर्ड एंड अपीयर्ड दोनों का मतलब होता है कोई चीज़ का हो जाना सबके सामने और सारे लोगों को पता चल गया उस चीज़ के बारे में। एंटोनिम्स डिमिनिश, डिमिनिश हो गई मतलब खत्म हो गई, एंड सबसाइडेड मतलब खत्म हो गई। ठीक है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग वही है, सेम है, और ये दोनों वर्ड एंटोनिम्स है इमर्ज्ड के। फोर है ऑस्टेंसिबली, एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो ऊपर ऊपर से सही लग रही है बट कंफर्म नहीं है, वेरीफाइड नहीं है कि सही है या नहीं है, बस हमें ऐसा लग रहा है कि सही हो सकती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिबली। ठीक है, एज अपीयर्स और स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सही हो बट हाँ देखने से लग रहा है कि सही है। सिनोनिम्स क्या है इसके? सपोजिटली, एलिजिडली, दोनों का ही मतलब सेम होता है कि ऊपर ऊपर से लग रहा है हमें, हालांकि हमारे पास फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन नहीं है वेरीफाई करने के लिए, बट हाँ ऊपर ऊपर से हमें लग रहा है कि सही है। एंटोनिम्स क्या है? सर्टेनली, जिसको वेरीफाई कर दिया गया है, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है जिसको प्रूफ कर दिया गया है, सर्टेन है जो। ठीक है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूटली पूरी तरह से 100% ट्रू है, तो ये उसके एंटोनिम्स हो गए। फिफ्थ इज अनप्रेसिडेंटेड। इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो ना पहले कभी हुई है, ना पहले कभी देखी गई है, और ना ही जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सुना है, उसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, यूनिक कह सकते हैं, नॉवेल कह सकते हैं, दोनों का मतलब न्यू होता है। और न्यू मतलब क्या? नया। नया मतलब जिसके बारे में पहले ना सुना गया हो, ना देखा गया हो, ना जाना गया हो। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे? यूजुअल,
जो हर बार हो रहा होता है, इसके बारे में सबको पता है कि यूजुअल है, फेमिलियर है, जिससे हर लोग वाकिफ है, ठीक है, फेमिलियर है, सबको पता है कैसा है, क्या होने वाला है, तो वो इसके एंटोनिम्स हो गए। सिक्स्थ, विशिएटेड, इट इज वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। विशिएट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ की क्वालिटी को, किसी चीज़ की इफेक्ट को, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना, हम कहते हैं उसे विशिएट कर देना। सिनोनिम्स, इम्पेयर कर देना, इम्पेयर्ड। सिमिलरली इसको भी, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, अंडरमाइन करना, डैमेज करना, किसी चीज़ को, किसी के इफेक्ट को कम कर देना। अब एंटोनिम क्या होंगे? बोल्स्टर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना किसी चीज़ को, स्ट्रेंथन देना, स्ट्रेंथ देना किसी चीज़ को, इनहैंस कर देना, ठीक है, उसको और अच्छा कर देना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। सेवेंथ वर्ड इज फील सेफ। फील सेफ इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो फेल नहीं हो सकती है, ठीक है, जो परफेक्ट है, जो इनफॉलेबल है, फुल प्रूफ है। फुल प्रूफ किसे कहते हैं? जिस प्लान में कोई कमी नहीं हो, जो सब हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन जो होता है वो उसमें हो, वो फेल हो ही नहीं सकती, उसको हम कहते हैं फुल प्रूफ, इनफॉलेबल या फेल सेफ। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फ्लॉड, जिसमें फ्लॉज है, जिसमें मिस्टेक्स है, गलतियां हैं जिनमें, या इम्परफेक्ट, जो इम्परफेक्ट है उसमें गलतियां हैं, फेल, दोनों ही केस में चीज़ें खराब हो सकती है, वो फेल हो सकता है, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। 8, इम्पर्सोनेशन, इट्स अ नाउन। इम्पर्सोनेशन क्या होता है? मतलब किसी की नकल करना, ठीक है, प्रिटेंड करना कि आप कुछ और हो या कोई और हो, उसको हम कहते हैं इम्पर्सोनेशन। एन एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल और टू एंटरटेन देम। अब ऐसा कोई क्यों करेगा? कोई किसी और की नकल या किसी और का ढोंग क्यों करेगा? किसी और के होने का ढोंग क्यों करेगा? दो ही रीज़न होंगे, या तो लोगों को धोखा देना है, ट्रिक करना है, या उनको इंटरटेन करना है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? इमिटेशन, इमिटेट करना, नकल करना। इंप्रेशन, किसी का इंप्रेशन मतलब क्या होता है कि आप उसके तरह ही एक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंटोनिम्स, रियलिटी, आप जैसे हो वैसे ही दिखा रहे हो, ऑनेस्टी, आप जैसे हो वैसे ही सबको बता रहे हो, आप इम्पर्सनेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। 9th वर्ड इज डिसिसिव, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, मतलब कोई चीज़ फाइनली कैसी होने वाली है, या उसका आउटकम क्या होगा, या फाइनल रिजल्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे हम डिसिसिव कहते हैं। उस आई गेस उस एजेंट को कहें या फिर उस इवेंट को कहें, वो डिसिसिव एजेंट की डिसिसिव इवेंट होता है, ठीक है। सिनोनिम्स, क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी चीज़ के सक्सेस के लिए, किसी चीज़ के फेलियर के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का रोल हो, जिस चीज़ का हाथ हो, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल, क्रूशियल। एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रिवियल, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जिसका बहुत कम इंपॉर्टेंस है, जो रेलेवेंट ही नहीं है, इररेलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हो गए। वायबल, वायबल एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जिसको किया जा सके या जो सक्सेसफुल हो सकती है आगे जाके, उसको हम वायबल कहते हैं। सिनोनिम्स, फीजिबल, फीजिबल है कोई चीज़, मतलब उसको कर सकते हैं या उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अचीवेबल है, हम उसे अचीव कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्प्रैक्टिकल, ये जो इलॉजिकल है, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अनरीजनेबल है, रीज़न उसमें है ही नहीं, ठीक है, कुछ करने का उसको फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो अनरीजनेबल है, तो ये उसके एंटोनिम्स हो गए। 11 क्या है? इनिशिएटिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है वर्ब की। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, बिगिन करना। सिनोनिम्स क्या है? इंस्टीट्यूटिंग, कमेंसिंग, दोनों का ये मतलब होता है किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना है, स्टार्ट करना, कमेंस करना, बिगिन करना। एंटोनिम्स क्या होगा? कंप्लीटिंग, खत्म करना, फिनिशिंग, खत्म करना, एंटोनिम्स हो गए। कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी है, एक है प्लेड आउट, ठीक है, ये प्ले आउट का पास्ट टेंस फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स भी क्या होता है? वर्ब ही होते हैं, जैसे वर्ब का अलग अलग फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो उस तरह से फ्रेजल वर्ब्स की भी अलग अलग फॉर्म होती हैं। तो प्ले आउट का पास्ट टेंस फॉर्म है ये प्लेड आउट, इसका मतलब होता है कि हैपेंड इन अ पार्टिकुलर वे, एक तरह से होना, ठीक है। डायल डाउन, ये डायल डाउन का पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, किसी चीज़ के अमाउंट में, डिग्री में, इंटेंसिटी में, पावर में, ठीक है, कमी करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायल डाउन। कास्ट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना,
टू गेट रिड ऑफ समबडी और समथिंग, छुटकारा पा लेना किसी चीज से, तो उसको हम कहेंगे कास्ट आउट। देयर आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल। शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, शॉर्ट ऑफ हम तब किसी चीज़ को कहते हैं जब समझो आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, आपने एफर्ट्स तो लगाए बट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जो डिज़ायरेबल था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपने एफर्ट्स लगाए पर आपने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए कि वो फाइनल आप रिजल्ट आप दे सकें, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट ऑफ, उस सेंस में कहते हैं, ठीक है। अप्रोचिंग बट नॉट एक्चुअली डूइंग और बीइंग समथिंग, मतलब आपने एफर्ट तो डाला बट आप कर नहीं पाए या आप वैसा बन नहीं पाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट ऑफ। अगेंस्ट टेबल्स क्या होता है? अब अगेंस्ट टेबल से एक प्लेस या सिचुएशन जहां पे बहुत सारे बैड या डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, यानी कि बहुत सारे इश्यूज है वहां पे, उन इश्यूज से बहुत इजीली डील नहीं किया जा सकता, तो उस प्लेस को, उस सिचुएशन को हम अगेंस्ट टेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वर्ड्स जो आज के आर्टिकल में आए थे। नाउ वी कम टू द आर्टिकल, ठीक है। आज का आर्टिकल किस पे है? क्लींजिंग नीट, ठीक है। नीट, क्लींजिंग का मतलब क्या होता है? साफ करना। तो नीट को साफ करने को लेके एक आर्टिकल है। ऑन अ रिकास्ट टेस्ट, रिकास्ट एक फिर से टेस्ट होने वाला है, उसको लेके है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर द टेस्ट मस्ट हैव सेफगार्ड्स अगेंस्ट मैल प्रैक्टिस एंड इनएफिशिएंसी। क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट जो नीट होगा उसमें ऐसे सेफगार्ड्स होने चाहिए, ऐसे प्रोटेक्शन मेजर्स और प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, ऐसे मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन होने चाहिए जिससे मैल प्रैक्टिस और इनएफिशिएंसी ना आए, ठीक है। चलो देखते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। पहले आप पढ़ लोगे, ठीक है, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलके हम और आप डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहा है कि व्हाट कम्स अनडन इज बेस्ट रीडन, ठीक है। ऑथर ने एक फ्रेज के साथ, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के साथ अपना पैसेज आज का आर्टिकल स्टार्ट किया है। वो क्या कहना चाह रहा है? व्हाट कम्स अनडन इज बेस्ट रीडन, मतलब अनडन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो खराब हो गई है या पूरी नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, डैमेज्ड है। तो ऐसी कोई चीज़ जो डैमेज हो जाए, जो अधूरी हो जाए, उस चीज़ के लिए अच्छा यही होता है कि उसको फिर से कर दिया जाए। रीडन का मतलब क्या होता है? फिर से कर दो। तो ऐसी कोई चीज़ जो खराब हो गई है, उस केस में उसे फिर से कर देना चाहिए, ठीक है। ये ऑथर अपनी ओपनिंग लाइन्स में कहना चाह रहे हैं। The latest development in the prolonged national eligibility cum entrance test 2024 सागा, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, मतलब लेटेस्ट जो हैपनिंग्स हुए हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, किससे रिलेटेड? जो प्रोलॉन्ग, जो काफ़ी लंबे समय से जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2024 की जो स्टोरी चल रही है बहुत लंबे से, उसमें जो लेटेस्ट जो इवेंट हुआ है हैज प्लेड आउट इन द कोर्ट। प्लेड मतलब हैपेंड। तो ये लेटेस्ट इवेंट कहाँ हुआ है? कोर्ट में हुआ है, ठीक है। एंड विल आंसर द क्वेश्चन रेज्ड इनिशियली, और एक क्वेश्चन है जो बहुत पहले उठाया गया था, उसको ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो लेटेस्ट इवेंट है, वो आंसर करेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? द अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स दिस ईयर। नीट में इस साल अनयूजुअली, ऐसा मतलब बार बार होता नहीं है, इस बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे टॉपर्स की जो तादाद है वो काफ़ी हाई रही है। तो ये अनयूजुअल हुआ है, इस पर क्वेश्चन उठाया गया था। और जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है नीट को लेके, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है, नीट का ये सागा, उस इवेंट से जो कोर्ट में हुआ है, उससे ये क्वेश्चन जो टॉपर्स को लेके है, हाई नंबर ऑफ टॉपर्स को लेके है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे देखो हैज, यहाँ पे प्लेड आउट, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? प्ले आउट। क्या हैपन हुआ है? ठीक है। अब काफी सारे एस्पिरेंट्स को लगेगा कि नीट हैपन हुआ है, नीट हुआ है कोर्ट में। नहीं, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका जो सब्जेक्ट है ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कोर्ट में, ठीक है। ये जो है ना नीट, ये इस इन, ये जो प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। यानी आप एक तरह से कह सकते हो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका सब्जेक्ट ये है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आ जाए आरसी में, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। आपने देखा प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट तो होता है और वो प्रेपोजिशन के बाद ही आता है। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या है? द प्रोलॉन्ग्ड नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2024 सागा, ये पूरा है, ठीक है। पता कैसे चला कि ये ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब द लगा है तो नाउन के साथ ही द लगता है, आर्टिकल्स नाउन के साथ लगते हैं। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव भी है, अब एडजेक्टिव भी नाउन के साथ ही लगता है। अब नाउन क्या है?
यही नाउन है, यही है ना पूरा नाउन। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2024 सागा नाउन है। तो इससे हमें पता चला कि इन प्रपोजिशन का ये सब्जेक्ट है, और इससे हमें ये पता चला कि अगर ये इसका इनका ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो अगर हमें इससे हमें ये पता चला कि अगर इनका ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो नाउन है लेटेस्ट डेवलपमेंट जो प्रपोजिशन से पहले है ये इसका सब्जेक्ट होगा। तो इससे हमने ये पता किया कि जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो कोर्ट में हुआ है, और वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ही आंसर करेगा जो क्वेश्चन जो पहले उठाया गया था टॉपर्स, जो हाई नंबर ऑफ टॉपर्स हैं उसको लेके। ठीक है, आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ India's ruling on the right answer to a particular physics question in the NEET paper, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन आया है किस चीज पे आया है? राइट आंसर टू अ पर्टिकुलर फिजिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स क्वेश्चन था एक नीट पेपर में, उसके राइट आंसर, उसके सही आंसर को लेके जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ IIT दिल्ली प्रोफेशनल। और वो रूलिंग किस पे आया है, किस चीज पे बेस्ड है? वो बेस्ड है एक्सपर्ट ओपिनियन पे। किसके ओपिनियन पे? IIT दिल्ली प्रोफेशनल्स के ओपिनियन पे। हैज ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ टॉपर्स फ्रॉम 61 टू अ मोर रीजनेबल नंबर 17। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, किस चीज पे डिसीजन है? जो राइट आंसर था एक फिजिक्स क्वेश्चन को लेके नीट पेपर में, ठीक है, और डिसीजन किस चीज के बेस पे आया था? एक्सपर्ट का जो ओपिनियन लिया गया उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। किससे रिगार्डिंग? जो फिजिक्स का क्वेश्चन था फिजिक्स का उसके रिगार्डिंग। और उस डिसीजन से क्या हुआ है, जो नंबर ऑफ टॉपर्स है वो कम हो गए, 61 से 17 पे आ गए, जो कि मोर रीजनेबल है, जो कि अब लग रहा है कि सही है। क्या 17 टॉपर्स हो सकते हैं? 61 तो बहुत हाई थे, अनरीजनेबल थे कि इतने कैसे हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो सेम कॉन्सेप्ट, हैज ब्रॉट डाउन किसके लिए है? तो ये है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ये जो होगा ये पूरा, ये भी उसका ऑब्जेक्ट होगा ऑन का। फिर अगेन एक प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। और कॉमा देखो यहाँ पे 2 कॉमास है, तो जो कॉमास के बीच में होते हैं जो भी, ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो बचा क्या? तो बचा बस ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग, और यही इसका वर्ब का सब्जेक्ट है। तो इससे क्या पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग की वजह से टॉपर्स का नंबर कम हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो डिसीजन है उसने टॉपर्स के नंबर को कम किया है, इसने नहीं किया। राइट आंसर ने इसने नहीं किया है, जो ओपिनियन था। ठीक है, किसने किया है? जो रूलिंग आई थी उसने किया है। ठीक है, द रॉन्ग आंसर फॉर द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, जो रॉन्ग आंसर था डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को लेकर डिबेट हो रहा था, उसका जो रॉन्ग आंसर था was chosen reportedly by 4 लाख स्टूडेंट्स। यानी 4 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम में उस रॉन्ग आंसर को मार्क किया था, इंक्लूडिंग 44 इन द लिस्ट ऑफ टॉपर, जिनमें 44 टॉपर्स भी थे जिन्होंने रॉन्ग आंसर मार्क किया था। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑल दीज स्टूडेंट्स विल लूज 5 मार्क्स ईच। अब जो रूलिंग आई है रॉन्ग आंसर को लेके, जो राइट आंसर है उसको लेके, ठीक है, तो जो राइट आंसर डिसाइड हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, उससे जो टॉपर्स कम, जो नंबर है वो कम हुआ। कम कैसे हुआ? क्योंकि जो रॉन्ग आंसर था उसको 44 टॉपर्स ने मार्क किया था। अब रॉन्ग आंसर मार्क किया है तो स्कोर तो कम होगा। तो स्कोर कम हो गया, कितना स्कोर कम हुआ? 5 मार्क्स सबके कम हुए। 5 मार्क्स कम हो गए तो अब वो टॉपर्स की लिस्ट में नहीं रहे। ठीक है, रूलिंग दैट देयर could be only one correct answer, the court directed the National Testing Agency to revise the scores based on the correct answer. अब ये कहते हुए, रूलिंग दैट, ये डिसाइड करते हुए कि एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ये बोला कि आप जो स्कोर्स हैं उनको रिवाइज करो, उनको फिर से ठीक करो, स्कोर्स को फिर से कैलकुलेट करो करेक्ट आंसर के बेस पे। ठीक है, इट ऑल्सो इमर्ज्ड ड्यूरिंग द हियरिंग में ये भी इमर्ज हुआ, मतलब ये भी सामने आया, ये भी अपीयर हुआ दैट द रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर था, was actually present in the older NCERT टेक्स्ट बुक until 2021। यानी कि जो रॉन्ग आंसर था वो NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था
2021 तक के जो टेक्स्ट बुक्स थे एनसीईआरटी के, उसमें वो रॉन्ग आंसर ही दिया हुआ था, जिसके बेसिस पे उन जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया होगा। द कोर्ट हैड अर्लियर रिफ्यूज टू कैंसिल द इंटायर नीट। अब कोर्ट ने पहले क्या किया था, मना कर दिया था कि वो पूरे नीट को कैंसिल नहीं करेंगे। विच ओवर 23 लाख एप्लीकेंट्स टुक, जिसको इस नीट एग्जाम को 23 लाख एप्लीकेंट्स ने दिया था। While the scheduled date of counseling July 24 is passed already, अब क्या कह रहे हैं कि जो scheduled date of counseling है जो कि जुलाई 24 था वो तो बीत चुका है, ऑलरेडी बीत गया है। And with the NTA having to retally the marks with the revised answer, और अब क्या है कि NTA को फिर से retally करना है, फिर से कैलकुलेट करना है मार्क्स को, जो रिवाइज्ड आंसर है उसको लेके उसको कंसिडर करते हुए द काउंसलिंग हैज़ बीन डिलेड अगेन। अब इस चीज़ की वजह से क्या फिर से रिटैली करना पड़ेगा मार्क्स को लेकर, स्कोर्स को, इसकी वजह से काउंसलिंग फिर से डिले हो गई। बट विल टेक प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके काउंसलिंग किया जाएगा। ओके, While the scenario as it stands today, जो सिनेरियो जो सिचुएशन है जो आज हमारे सामने है, while it stands today, आज जो हमारे सामने है, seems ostensibly resolved sufficiently to let the process move forward। ऐसा हमें लग रहा है कि जो सिनेरियो हमारे सामने हुआ है, ऐसा लग रहा है, ऊपर से लग रहा है कि रिजॉल्व हो गया है, जितना होना चाहिए था सॉल्व हो चुका है कि जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, The truth is that an unprecedented number of violations have occurred in a manner, सच्चाई ये है कि unprecedented मतलब जितना पहले नहीं देखा गया उतने ज़्यादा violations हुए हैं इस तरह से, that vitiated possibly for good the faith in NEET as a fail-safe entrance route। जो वायोलेशन है वो इस तरह से हुए हैं कि उन्होंने जो फेथ है, जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है नीट पे कि वो एक फेल सेफ एंट्रेंस रूट है, मतलब वो परफेक्ट एंट्रेंस रूट है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये भरोसा जो है ये डैमेज हो गया है। ठीक है, तो किस चीज़ ने डैमेज किया है भरोसे को? देखो, जो अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ वायलेशंस हुए, मतलब इतने वायलेशंस हो गए, इतने रूल्स तोड़े गए इस बार नीट में जितना पहले नहीं देखा गया था, इस वजह से जो फेथ है नीट में, ठीक है, कि वो फेल सेफ है, एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम है, उस फेथ को, उस कॉन्फिडेंस को इस नंबर ऑफ वायलेशन ने तोड़ दिया। ठीक है, विशिएट कर दिया, मतलब डैमेज कर दिया। फ्रॉम चार्जेस ऑफ पेपर लीक्स, मतलब पेपर लीक्स के चार्ज, ठीक है, गिविंग आउट द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर, गलत क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को देना, डैमेज्ड आंसर कीज ऐसे जो डैमेज थे, इम्पर्सोनेशन बाय स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट्स किसी और के मतलब किसी और को इम्पर्सोनेट करके बैठे हुए थे, किसी और स्टूडेंट को बन के बैठे हुए थे, एग्जाम दे रहे थे। एंड एन एनालिसिस ऑफ मार्क्स दैट शोड एन अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टॉपर्स फ्रॉम सर्टेन सेंटर्स इन द कंट्री, और ऐसा एनालिसिस जिसने बहुत ज़्यादा टॉपर्स निकाल दिया कुछ सेंटर्स से। NEET UG 2024 has been a string of bad news this year। तो यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं क्या क्या हुआ है 2024 में। सबसे पहले तो पेपर लीक हो गया, रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दे दिए गए, आंसर की डैमेज थे, स्टूडेंट्स कोई और बन के दूसरे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, और ऐसा एनालिसिस किया गया कि मतलब गलत एनालिसिस हो गया जिससे टॉपर्स का नंबर काफ़ी ऊपर बढ़ गया। तो इन वजह से जो नीट है वो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ में रहा है इस साल। ठीक है, उसका रीज़न ये सारे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। नोटेबली द इंटरवेंशंस टू राइट द कोर्स हैव कम मोस्टली फ्रॉम द जुडिशरी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी एक्शन लिया गया है इस चीज़ को ठीक करने का, ठीक है, वो एक्शन किसने लिया है? जुडिशरी ने लिया है, कोर्ट ने लिया है। ठीक है, ज़्यादातर कोर्ट से मिला है। With the executive stopping short of initiating significant or decisive action required to clean its audience tables। क्या कहना चाह रहे ऑथर इनमें इस सेंटेंस से, कि ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंटरवेंशन जो भी एक्शन लिए गए हैं जिससे ये जो भी हुआ है इश्यूज उसको सॉल्व किया जा सके, कि ज़्यादातर एक्शंस किसने लिए हैं? जुडिशरी ने लिए, कोर्ट्स ने लिए हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जो अथॉरिटीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है नीट कराने के लिए, उन्होंने दे स्टॉप शॉर्ट ऑफ इनिशिएटिंग सिग्निफिकेंट और डिसिसिव एक्शन, मतलब उन्होंने एफर्ट्स तो किया
उन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ने एफर्ट्स तो किया, बट इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं किया कि कोई सिग्निफिकेंट या डिसिसिव एक्शन ले सके किस चीज़ को लेके, कि उसकी जो ऑडियंस टेबल्स है, मतलब जो इशूज़ हैं, ठीक है, जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, उस चीज़ को क्लीन कर सके, उस चीज़ को सॉल्व कर सके, वैसा कोई एक्शन एग्जीक्यूटिव्स ने नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है ऑथर, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जितना भी जो भी एफर्ट लगाया गया है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, वो कोर्ट्स नहीं लगाया है। जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने बहुत कम एफर्ट्स लगाए, मतलब एफर्ट्स तो किए बट इतना नहीं किए कि कोई एक सिग्निफिकेंट एक्शन ले सके, एक डिसिसिव एक्शन ले सके जिससे ये इशूज रिजॉल्व हो। ठीक है, ऑडियंस टेबल से क्या बताया जा रहा है, बताना चाह रहे हैं ऑथर, जो इशूज है नीट में। ठीक है, और शॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव मतलब कि उन्होंने एफर्ट तो किया एग्जीक्यूटिव ने, बट शॉर्ट ऑफ का जैसे मैंने मतलब बताया था कि आपने करना चाहिए बट आपने रिजल्ट नहीं दिया, तो ये सिग्निफिकेंट या डिसिसिव एक्शन नहीं दे पाए। ठीक है, फॉर स्टार्टर्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्फेसिस दैट हैज कम टू बी प्लेस्ड ऑन मेडिसिन। अब यहाँ से फॉर स्टार्टर्स मतलब अब यहाँ से क्या कि ऑथर अब बता रहे हैं, सजेस्ट करें क्या उनको करना चाहिए था, क्या सिग्निफिकेंट एक्शन होना चाहिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो फॉर स्टार्टर्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, दैट हैज़ कम टू बी प्लेस्ड ऑन मेडिसिन एज अ करियर चॉइस, जो कि जो ये है मेडिकल फील्ड है। ठीक है, जो करियर है मेडिकल फील्ड का, इसको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा कम करना है, विल हैव टू बी डायल्ड डाउन, इसको कम करना चाहिए। जो हम हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं मेडिकल को कि यही करियर काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा कम करना है, इसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना है। और इसके लिए इस चीज़ को हाईलाइट किससे किया है ऑथर ने, विथ ओवर 23 लाख स्टूडेंट्स होपिंग टू कम्पीट फॉर ओवर 1 लाख MBBS सीट्स। मतलब 23 लाख स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं 1 लाख MBBS सीट्स के लिए। इससे ये ऑथर शो कर रहा है कि हम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं मेडिकल एज अ करियर चॉइस को। ठीक है, तो इसको कम करना है विथ अ हेल्दी प्रमोशन ऑफ अदर साइंटिफिक स्ट्रीम एज वायबल करियर ऑप्शन। और क्या करना है, हमें बाकी साइंटिफिक स्ट्रीम्स जो है उनको अब हमें प्रमोट करना है, क्योंकि किस तरह से प्रमोट करना है कि वो भी स्टूडेंट्स को लगे कि वो पॉसिबल करियर ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, उन अलग जो करियर ऑप्शन है उनमें भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ नो ऑप्शन बट टू अनवाइंड द एंटायर स्पूल। ये इस सेंटेंस से ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन अभी नहीं है बट टू अनवाइंड द एंटायर स्पूल। अब देखो स्पूल क्या होता है, आप कोई चीज़ है पूरी तरह से लपेटी हुई है, उसको आप ठीक कर रहे हो, हटा रहे हो, क्यों कि जो भी चीज़ मुड़ी हुई है उसको ठीक कर सको। तो ये इस चीज़ के रेफरेंस में ऑथर किसको दे रहे हैं, नीट को बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को में भी गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, बट उन्हें क्या करना चाहिए कि जो पूरा नीट का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको बदलना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, एंड कास्ट इट आउट इफ इट मस्ट। और अगर नहीं ठीक हो तो एलिमिनेट कर देना चाहिए और उसके जगह पे एक नया स्ट्रक्चर नीट का लाना चाहिए। रीओरिएंटिंग ऑल सिस्टम्स सो दैट द नेक्स्ट नीट कैन बी कंडक्टेड प्रोफेशनली। और ऐसे सिस्टम्स लाने चाहिए जिससे कि जो अगला नीट होगा उसको प्रोफेशनली कंडक्ट किया जा सके। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ऑथर सजेस्ट करे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या तो उन्हें पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे पूरा अनवाइंड करना चाहिए, पूरा खोल के उसको ठीक करना चाहिए स्ट्रक्चर को, और अगर ना हो तो पूरा जो अभी जो करंट स्ट्रक्चर है नीट का जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए और सिस्टम्स को रीओरिएंट मतलब फिर से बनाना चाहिए, जिससे कि जो अगला नीट है उसे कंडक्ट किया जा सके प्रोफेशनली एंड विथ एडिक्वेट सेफगार्ड्स। मतलब इतने सेफगार्ड हो, इतने प्रोटेक्टिव मेजर्स हो, इतने प्रिवेंटिव मेजर्स हो कि मैल प्रैक्टिस और इनएफिशिएंसी नहीं हो सके, डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं हो सके, इनएफिशिएंसी नहीं हो सके। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया है ऑथर ने सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्फेसिस है, जो हम कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं मेडिकल फील्ड को, उसको कम करना चाहिए। बाकी करियर चॉइस को प्रमोट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स उन करियर फील्ड को भी चूज़ करें। साथ ही जो सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए, अगर पॉसिबल नहीं है चेंज करना तो उसको हटा के नया सिस्टम लाना चाहिए, जिससे कि नीट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरह से नेक्स्ट बार किया जा सके। ठीक है, अब टोन अगर हम देखें तो टोन जो ऑथर की है
इट्स अ बिट क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहे ऑथर नीट को लेके, उसकी इनएडिक्वेसीज को लेके, जो फ्लॉज है उसको लेके, साथ ही साथ एनालाइज भी कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। द टोन ऑफ द ऑथर इज क्रिटिकल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है नीट को, ठीक है, कि कैसे एग्जीक्यूटिव्स ने उतना एक्शन नहीं लिया, क्या क्या इश्यूज थे, अभी कितने इश्यूज है। साथ ही साथ एनालिटिकल भी है, क्योंकि ऑथर ने एनालाइज किया सिचुएशन को और फिर अपना सजेशन दिया है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आज का आर्टिकल था। नाउ कमिंग टू सेकंड आर्टिकल, जिसको हम रीडिंग कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करेंगे और इस पे जो आरसीए क्वेश्चन है उन्हें हम आंसर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप खुद से रीड करोगे, ठीक है, और पहले खुद से आंसर करने की करोगे, कोशिश करोगे आंसर करने की, फिर हम साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहला पैराग्राफ, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब चलो देखते हैं आर्टिकल क्या है। मेक मोर फ्रेंड्स एंड लिव लॉन्ग, इट्स नॉट दैट सिंपल। ऑथर क्वेश्चन कर रहा है ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ और ज्यादा समय तक जियो, क्या ये सही है? इट्स नॉट दैट सिंपल, ये इतना सिंपल भी नहीं है। देखते हैं। टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ईट फिश एंड वेजिटेबल्स। अगर आपको लंबी जिंदगी चाहिए, हेल्दी जिंदगी चाहिए, आपको लंबा और हेल्दी लाइफ जीना है, तो आप फिश कंज्यूम करो, वेजिटेबल्स कंज्यूम करो, ठीक है। आप मूव करो इन द सेंस कि आप एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो। डोंट स्मोक और स्नैक, मतलब स्मोक मत करो, डोंट स्मोक सिगरेट्स, और स्नैक, डोंट कंज्यूम जंक फूड, ठीक है। स्नैक से हमने कैसे इन्फर किया जंक फूड, क्योंकि स्नैक्स क्या होते हैं, जनरली जो स्नैक्स में जो पीपल है वो क्या लेते हैं, जंक फूड ले लेते हैं, चिप्स, फ्राइज, पिज्ज़ा, ये ले लेते हैं स्नैक में। तो वो नहीं करो, साथ साथ स्मोक मत करो, एक्टिव रहो, फिजिकली एक्टिव रहो, फिश एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करो, एंड यू विल गेट अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये कहना चाह रहे हैं ऑथर पहले सेंटेंस से। गेट योर फुल 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जो डिजायरेबल आवर्स ऑफ स्लीप है 8 आवर्स, वो लो तुम, 8 घंटे सो। एंड अबव ऑल मेक फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, अगर आपको हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ चाहिए तो। बिकॉज इट टर्न्स आउट, मतलब बिकॉज ये क्यों फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि ऐसा पता चला है पीपल सोशल कनेक्शन, लोगों की जो सोशल कनेक्शन है, मतलब लोग किन किन फ्रेंड्स, किन किन लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ देयर नेटवर्क, कितना बड़ा उनका नेटवर्क है, कितने ज़्यादा फ्रेंड्स उनके हैं, ठीक है। द नेचर, किस नेचर की फ्रेंडशिप है, और जो स्ट्रेंथ है, कितना उनका फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, ये की है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्गेटिविटी, अगर लंबी जिंदगी चाहिए तो, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन अराइव्ड एट बाय अ न्यू बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। ये कंक्लूजन किसने कहाँ पे आया है, एक जो न्यू बुक है सब्जेक्ट पे, द लॉज ऑफ कनेक्शन, इस बुक का नेम है, जिसके ऑथर है डेविड रॉबसन। उस बुक में ये कंक्लूजन रीच किया गया है, ठीक है। ये बुक क्या करता है, विच पुट्स टुगेदर द ग्रोइंग साइंटिफिक एविडेंस फॉर वाई कम्युनिटी इज वन ऑफ द टॉप इंडिकेटर्स फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। ये बुक क्या करता है, ये साइंटिफिक जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, जो कि ग्रोइंग है, मतलब काफ़ी बढ़ रहा है, उन सभी को कलेक्ट करता है, ठीक है, ये शो करने के लिए कम्युनिटी क्यों जरूरी है, क्यों इंडिकेटर है ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग के। मतलब कम्युनिटी शो करती है किसी का कितना अच्छा हेल्थ होने वाला है या वेलबींग होने वाला है, ठीक है। एंड होल्ड्स लोनलीनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स, और लोनलीनेस को ये बुक क्या बोलती है, रिस्पॉन्सिबल बताती है कि लोनलीनेस रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे जो इलनेसेस हैं, जो डिजीजेस हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है लोनलीनेस। कौन कौन से, डिप्रेशन से लेके हार्ट डिजीज, फ्रॉम डिप्रेशन टू हार्ट डिजीज, जितने भी इलनेसेस हैं उन सभी के लिए लोनलीनेस को जिम्मेदार बताया है इस बुक ने। और जो कम्युनिटी है, यानी कि जो लोग आपस में मिलते, जो फ्रेंड्स है, उसे इंपॉर्टेंट बताया है ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग के लिए इस बुक ने। बुक का नेम क्या, द लॉज ऑफ कनेक्शन, ऑथर कौन है, डेविड रॉबसन, ओके। इंट्यूटिवली मोस्ट पीपल वुड अग्री विद दिस फाइंडिंग्स। अब ये जो हमने डिस्कस किया पहले कि कैसे कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है
हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए और लोनलीनेस रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए। ये जो फाइंडिंग्स है जो बुक में रखी गई है, इससे बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे इंट्यूटिवली, मतलब गट फीलिंग से, मतलब उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है बट अंदर से लगेगा, फीलिंग आती है कि हाँ ये सही है, तो वो अग्री भी करेंगे। देयर इज नथिंग क्वाइट लाइक द हार्टेक ऑफ बीइंग फ्रेंडलेस, मतलब जो फ्रेंडलेस होने का जो इमोशनल डैमेज है, जो दर्द होता है, अकेलापन का, कोई दोस्त नहीं है, जो अंदर से दर्द जो होता है, उससे बड़ा कोई दर्द नहीं है। वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन होता है। ऑफ बीइंग एज ओलिविया लैंग, ऑथर ऑफ द लोनली सिटी, पुट इट, जो ओलिविया लैंग है उन्होंने कहा है ये सेंटेंस, ठीक है। और ये ओलिविया लैंग क्या ऑथर है लोनली सिटी की। बीइंग हंग्री व्हेन एवरीवन अराउंड यू इज रेडिंग फॉर अ फीस्ट, और इसको कंपेयर किया है जो लोनलीनेस है, जो फ्रेंडलेस सिचुएशन है, फ्रेंडलेस होने की, कि आपका कोई दोस्त नहीं है, इस वजह से आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, इमोशनल पेन हो रहा है, इसको कंपेयर किया है उन्होंने किससे, कि जैसे कि आप हंग्री हो, आप भूखे हो और आपके आसपास सब कोई खाने को रेडी हो रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा कि आपको भूख लगी है और बाकी सब कोई रेडी हो रहे हैं खाने के लिए, आप अंदर से आपको पेन होगा, ठीक है, आप हार्ट अटैक आप फील करोगे, दुख होगा अंदर से, तो उसी को उन्होंने कंपेयर किया है इससे। इट कैन बी फिजिकली एंड मेंटली डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है, वीक करना किसी को, तो ये फिजिकली और मेंटली वीक कर सकता है, लोगों को डैमेज कर सकता है, ठीक है। स्पेशली अमंग वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड द एल्डरली, और ये सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है वल्नरेबल पॉपुलेशन को, जैसे जो लोग जो डिसेबल हैं या जो एल्डरली है, जो ओल्डर पीपल है, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्या, ये जो स्टेट है फ्रेंडलेस होने का, ये, ठीक है। This is why governments and institutions around the world are rushing to address a problem that seems to have acquired epidemic proportion. अब इसीलिए क्योंकि ये vulnerable population को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और फिजिकली और मेंटली डेबिलिटेटिंग हो सकता है, ठीक है, मतलब स्पेशली, मतलब ये vulnerable population को तो करता ही है बट ओवरऑल सबको कर सकता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन ने पूरे दुनिया भर में दे आर रशिंग, मतलब बहुत तेज़ी से वो एक्ट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन ले रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, यही फ्रेंडलेस होने की प्रॉब्लम जो है, जो लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस कर सके, इसको सॉल्व कर सके। और जो प्रॉब्लम है दैट सीम्स टू हैव एक्वायर्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शन, अब दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये अपने ठीक पहले जो आने वाले नाउन है उसके बारे में बात करता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये ऐसा लग रहा है कि ये एपिडेमिक प्रोपोर्शंस ले लिया, मतलब कि कोई किसी प्रॉब्लम को हम कब कहते हैं कि एपिडेमिक बन गया है, जब ये पूरा फैल जाता है, काफ़ी लोगों में वाइड स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंडलेस होने की, जो लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम है, ये वाइड स्प्रेड हो गई है, काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर रही है, काफ़ी लोगों में फैल गई है, और इसीलिए गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन जो है ये बहुत तेज़ी से एक्शन ले रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दें। फ्रॉम द WHO कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन विच वॉज सेट अप लेट लास्ट ईयर to the ministries of loneliness established by the UK and Japan in recent years. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है। तो WHO कमीशन, एक कमीशन बनाई गई है सोशल कनेक्शन पे, ठीक है, लास्ट ईयर। ये एक एग्जाम्पल है एक्शन का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मिनिस्ट्रीज ऑफ लोनलीनेस सेटअप की गई है कहाँ पे, यूके और जापान में। तो ये एग्जाम्पल है ऑथर ने दिया कि कैसे कैसे एक्शंस लिए जा रहे हैं और ग्लोबल स्केल पे इस लोनलीनेस के प्रॉब्लम को, इस फ्रेंडलेस होने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन डिजिटल एज, आज जो डिजिटल एज चल रहा है, हर कोई टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। ज़्यादा समय बहुत सारे काम हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी से ही पे अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो जो एज, जो अभी समय है, इसको डिजिटल एज कहा जाता है। तो एज इन डिजिटल एज में एज मोर पीपल चूज टू वर्क फ्रॉम होम, इस डिजिटल एज में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कि घर से ही काम कर लें, ऑफिस ना जाएं। Have food and other essentials delivered to their doorstep, फूड हो या कोई भी सामान हो जरूरी घर का, उसको चाहते कि उसके घर पे डिलीवर कर दिया जाए। एंड इवन एक्सेस सर्विस लाइक बैंकिंग एंड हेल्थ केयर थ्रू गैजेट्स, और जो सर्विसेज है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विस हो गया, बैंक का काम करना है, हेल्थ केयर सर्विस है, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई सर्विस लेनी है, वो भी वो गैजेट्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर रहे हैं। इट इज़ ऑल टू ईजी टू बिकम अनमूव्ड फ्रॉम वंस कम्युनिटी, ठीक है। अब ये जो लोग कर रहे हैं,
ठीक है, कि घर से काम कर लेते हैं, खाना वगैरह है या कोई एसेंशियल आइटम्स है उसको घर पे डिलीवर करवा लेते हैं। बैंक का काम करना है टेक्नोलॉजी से कर लो, हेल्थ केयर लेना है टेक्नोलॉजी से कर लो, गैजेट से कर लो। तो ये जब लोग कर रहे हैं इससे क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया है। क्या हो जाना, टू बिकम अनमूड, मतलब डिसकनेक्ट हो जाना। अनमूड मतलब सेपरेट हो जाना, डिसकनेक्ट हो जाना। कहाँ से, अपने कम्युनिटी से। ठीक है, तो ये सब करके हम अपने कम्युनिटी से, कम्युनिटी मतलब क्या, पीपल जो आसपास के हमारे लोग हैं उनसे हम अलग होते जा रहे हैं। कैसे, अब हम अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कलीग्स से नहीं मिल रहे। कलीग्स कौन है, लोग ही होते हैं जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है, उनसे हम नहीं मिल रहे, वहाँ पे हम डिस्कनेक्ट हो गए। जब हम अपने फूड और अदर एसेंशियल्स डोर स्टेप पे ही मंगवा ले रहे हैं तो हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और शॉपकीपर्स से, वहाँ पे नेबर्स हमें मिल जाते हैं, फ्रेंड्स कभी कभी हमें मिल जाते हैं, वो भी हम नहीं कर रहे, तो वहाँ से भी हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और जब हम सर्विसेज जैसे बैंकिंग हुआ, हेल्थ केयर और ये भी हम गैजेट्स के थ्रू ही कर रहे हैं, तो हम बैंक्स जा रहे हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो वहाँ भी जो सोशल इंटरेक्शन होता है उनके बीच, क्योंकि डॉक्टर्स और जो बैंक पे काम कर रहे हैं वो भी हमारे कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, तो उनसे भी जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो इससे क्या हो गया, हम पूरे कम्युनिटी से ही डिटैच हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। दिस इज वेयर द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल लाइज। अब यही रूट कॉज है ट्रबल का, जो मेन इशू है, जो लोनलीनेस का, जो फ्रेंडलेस होने का, यही है। बिकॉज द वे ह्यूमंस लिव नाउ, क्योंकि अभी जिस तरीके से ह्यूमंस अपना जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं, एटमाइज्ड एंड कनेक्टेड प्राइमरीली थ्रू टेक्नोलॉजी। एटमाइज्ड मतलब सेपरेटेड। अभी ह्यूमंस कैसे रह रहे हैं, सेपरेटेड रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं एक दूसरे से। एंड कनेक्टेड प्राइमरीली थ्रू टेक्नोलॉजी, और कनेक्टेड भी कैसे है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ज़्यादातर तो मतलब एक पर्सनल लेवल पे कनेक्शन तो है नहीं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्शन है। इंस्टेड ऑफ कन्वर्सेशन एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। अब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब पर्सनल लेवल पे ना कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं, और ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इज सो मच एट ऑड्स विथ हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व टू लिव इन कम्युनिटीज। ये जो चीज़ है, जिस तरह से ह्यूमंस आज रह रहे हैं सबसे अलग अलग, और जो भी कनेक्शन है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू है, किसी से बातचीत नहीं हो रही है, एक्सपीरियंस और शेयर नहीं कर रहे, इट इज सो मच एट ऑड्स। ऑड्स मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना। तो ये चीज़ अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, कि कैसे ह्यूमंस ने इवॉल्व किया है, जीना कैसे सीखा है, मतलब कि ह्यूमंस को एक्चुअली जीना कैसे है, किस तरह से डिजायरेबल है। तो डिजायरेबल कैसे है, कम्युनिटीज से। और हम कम्युनिटीज़ में मतलब कि साथ में सबके मिलके रहना, कम्युनिटी में रहना, सबके साथ मिल रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड है, तो वैसा प्रेफरेबल है, क्योंकि ह्यूमंस जो है इवॉल्व हुए हैं ऐसे ही जीने के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे अलग रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे सबसे बात कर ले रहे हैं, कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई शेयर एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो ये चीज़ इसके अगेंस्ट चली गई है। ठीक है, रिकाउंसिलिंग द टू। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। जो आज का जो जीने का तरीका है टेक्नोलॉजी के बेस पे, जो जीने का तरीका आज का है, और जो सपोजिट जीने का तरीका होना चाहिए कम्युनिटी में रह के, इन दोनों को हमें मिलाना है। और इसके लिए वुड रिक्वायर, क्या जरूरी होगा हमारे लिए, अ न्यू इमेजिनेशन, एक नया सोच, एक नया वे ऑफ थिंकिंग, एक नया अप्रोच हमें चाहिए ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन एंड बी कनेक्टेड। वो अप्रोच किस लिए होनी चाहिए, कि क्या होता है ह्यूमन होने का मतलब, और कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल था पूरा, जिसमें ऑथर ने सबसे पहले तो बताया, यहाँ पे उसने क्या दिया, फ्रेंड्स, हैविंग अ कनेक्शन कम्युनिटी को हाईलाइट किया कि उसका रोल क्या है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, और लोनलीनेस को बताया कि वो प्रॉब्लम का कॉज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। उसके बाद यहाँ पे कैसे कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कौन से मेजर्स ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, लोनलीनेस की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। फिर यहाँ पे करंट सिचुएशन की बात की है ऑथर ने, कि अभी के लोग कैसे रह रहे हैं, हम इवॉल्व कैसे हुए हैं किस तरह से रहने के लिए, कैसे दोनों अगेंस्ट है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, हमें कैसे दोनों को मिलाना है, और मिलाने के लिए हमें एक नए सोच की ज़रूरत है। ठीक है, कि क्या होता है ह्यूमन होने का मतलब, और कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज था। हम आते हैं क्वेश्चंस पे। What does the passage imply about the role of technology in modern social interaction? जो पैसेज है ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न सोशल इंटरेक्शन में, उसके थ्रू क्या बताना चाहता है, उसको लेके ठीक है क्या कन्वे करना चाहता है हमसे। टेक्नोलॉजी है स्ट्रेंथन कम्युनिटी बॉन्ड्स एंड इम्प्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन। टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिटी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है और सोशल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो नहीं, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमें अलग किया है ना।
टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे हम पैसेज में पढ़े अगर यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी की वजह से तो हम एटोमाइज्ड रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं एक दूसरे से, और बहुत कम कन्वर्सेशन हो रहा है, बहुत कम सोशल इंटरेक्शन है। तो टेक्नोलॉजी ने हमें अलग कर दिया है, ठीक है, हमें हमारे कम्युनिटी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, इंप्रूव नहीं किया है। टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू अ मोर कम्युनिटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल, नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में रहना चाह रहे हैं, ऐसा उसने क्रिएट किया है लाइफस्टाइल कि लोग कम्युनिटी में रहना पसंद कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। देखो, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो हम पॉजिटिव वालों को तो पहले ही हटाएंगे। टेक्नोलॉजी हैज़ कॉज्ड पीपल टू बिकम मोर आइसोलेटेड फ्रॉम द कम्युनिटीज। हाँ, टेक्नोलॉजी ने लोगों को अलग कर दिया अपने कम्युनिटी से, आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बात कर रहा है, ये क्या कर रहा था, पॉजिटिव बात कर दिया, पॉजिटिव बात कर रहा था, बट पैसेज में नेगेटिव बात की गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू मेंटेन क्लोज नेट रिलेशनशिप, ये भी गलत है। टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा थोड़ी हो रहा है कि रिलेशनशिप अच्छे से बन जा रहे हैं, लोग ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हैं, नहीं, अलग हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, टेक्नोलॉजी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कनेक्शन इन डिजिटल, ये भी गलत है, इम्पैक्ट तो है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हमारा सी था इसमें। According to the passage, which of the following statements best represent the primary conclusion of David Robson's book, The Laws of Connection? अब इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बेस्ट वे में जो कंक्लूजन दे रहा है, डेविड रॉबसन की जो बुक है द लॉज ऑफ कनेक्शन, उस बुक का जो कंक्लूजन है वो कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट तरीके से रख रहा है, ठीक है। सोशल कनेक्शंस आर लेस इंपॉर्टेंट देन डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर लॉन्जिविटी। जो सोशल कनेक्शन है वो डाइट से यानी फूड से और एक्सरसाइज से यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से कम इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो बुक है, ये वाली बुक लॉज ऑफ कनेक्शन बाय डेविड रॉबसन, इसने किसी तरह का कंपैरिजन नहीं किया है, इसने बताया है कि फूड जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, स्मोक नहीं करना है, जंक फूड नहीं लेना है, स्लीप जरूरी है, और मेक फ्रेंड अबव ऑल, मेक फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स को थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। ऐसे बहुत एक्सप्लिसिटली कंपैरिजन नहीं किया है, बट अगर हम अबव ऑल को देखें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि लेस इंपॉर्टेंट है, ये तो गलत हो गया, ये कंक्लूजन तो हो नहीं सकता। लोनलीनेस हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, लोनलीनेस कैसे है, यहाँ पे कहा तो गया है कि लोनलीनेस की वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट डिजीज होती है। डिप्रेशन क्या है? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, हार्ट डिजीज फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का, तो ये गलत हो गया। कम्युनिटी एंड सोशल नेटवर्क्स आर क्रूशियल इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये हम कह सकते हैं क्योंकि बुक साफ साफ कह रहा है, जो बुक उन्होंने लिखी है उसे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि which put together the growing scientific evidence of for why community is one of the top indicators for human health and well-being। मतलब कम्युनिटी इंडिकेट करती है, कम्युनिटी जितनी स्ट्रांग रहेगी, लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे, पार्ट रहेंगे कम्युनिटी का, उतना ही ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग ऊपर जाएगा। तो इंडिकेटर तो है, ठीक है। तो कम्युनिटी एंड सोशल नेटवर्क क्रूशियल इंडिकेटर्स हैं हेल्थ एंड वेलबींग के। और डी तो हम आंसर तो मिल गया, बट श्योर होने के लिए हम डी और ई को भी एलिमिनेट कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सोशल, फिर वही बात, टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है उससे इंप्रूव हो गया है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन नहीं इंप्रूव नहीं हुआ है और ख़राब हो गया, अब लोग इंटरेक्ट करते ही नहीं है। गवर्नमेंट्स आर इनइफेक्टिव इन एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू सोशल सोल्यूशन। अब ये तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि ऑथर ने तो पहले ही कह दिया है कि गवर्नमेंट ले रही है मेजर्स, ठीक है। जैसे जो WHO वाला था या फिर जापान और UK वाला जो मेजर था, ठीक है, कैसा यहाँ पे बताया तो गया कि WHO कमीशन है सोशल कनेक्शन पे, ठीक है, मिनिस्ट्री सेटअप की गई है UK और जापान में लोनलीनेस को लेके, तो ये सब मेजर्स ही तो हैं जिससे गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि इनइफेक्टिव है, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है। तो आंसर क्या है? सी। हाउ डज द पैसेज कैरेक्टराइज द मॉडर्न वे ऑफ लिविंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइफ, यानी कि कैसे कैरेक्टराइज करा है जो मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है वो आज कैसा है और होना कैसे, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइफ था जो बहुत पुराना था, जो हमने बात की थी कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, कैसा लाइफ जीने के लिए इवॉल्व हुए हैं और आज हम कैसे रह रहे हैं, तो उसी कंपैरिजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से डिपिक्ट किया गया है पैसेज में।
मॉडर्न लिविंग इज मोर अलाइंड विथ ह्यूमन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशनल है। मॉडर्न लिविंग है ये ज़्यादा अलाइंड है, मतलब ज़्यादा रिलेट करता है ह्यूमन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, मतलब जो ह्यूमन को जैसा ह्यूमन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट यानी जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें जीना चाहिए, तो हमें मॉडर्न लिविंग की तरह जीना चाहिए, ट्रेडिशनल की तरह नहीं। तो ये गलत है, क्योंकि मॉडर्न लिविंग अलग जा रहा है ट्रेडिशनल लिविंग से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे लिखा गया कि इट इज सो मच इट ऑड्स, ये अगेंस्ट है। कौन सा अगेंस्ट है? द वे ह्यूमंस लिव नाउ, अभी मॉडर्न लिविंग जो है, अभी जो जैसे जो ह्यूमंस रह रहे हैं, ये अगेंस्ट है किसके? हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व टू लिव इन कम्युनिटीज, कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए। नहीं, ये ट्रेडिशनल है, जैसे उनको रहना था पहले, किस तरह से रहते थे, अब कैसे रह रहे हैं। तो ये तो मॉडर्न तो अगेंस्ट है, ठीक है। मॉडर्न लिविंग प्रायोरिटाइजेस पर्सनल स्पेस ओवर कम्युनल इंटरेक्शन। मॉडर्न लिविंग जो है ये पर्सनल स्पेस प्रायोरिटाइज करता है, कम्युनल इंटरेक्शन को नहीं प्रायोरिटाइज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कैसे, जैसे मॉडर्न लिविंग की क्या है, लोग एटोमाइज हो गए हैं, सेपरेट रहते हैं, काम घर से ही कर रहे हैं, जो चीज़ चाहिए उनको डोर स्टेप पे मिल जा रहा है, गैजेट्स के थ्रू वो बैंकिंग सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पर्सनल स्पेस को प्रायोरिटाइज करता है। लोग नहीं चाहते कोई दूसरों से इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, घुले मिले, तो ये हम कह सकते हैं, जिसको हम रखेंगे। ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइफ इज मोर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न लिविंग। ट्रेडिशनल कम्युनिटी पुरानी वाली जो लाइफ थी वो डिपेंडेंट थी टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न लिविंग नहीं डिपेंडेंट है। ये तो पूरी उल्टी बात ही कह रहा है। मॉडर्न लिविंग है तो डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। मॉडर्न लिविंग फॉस्टर स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बॉन्ड्स। अब ये भी फिर गलत, मॉडर्न लिविंग में तो लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बॉन्ड कैसे बनाएगा वो, कैसे प्रमोट करेगा वो, ठीक है। ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइफ इज कैरेक्टराइज बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब ट्रेडिशनल लाइफ में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं, इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न लाइफ में हो रहे हैं, ट्रेडिशनल लाइफ में नहीं हो रहे हैं कम्युनिटी लाइफ में। तो आंसर हमारा यही है, बी ही है करेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस थे। कमेंट्स में अगर आपको कोई डाउट है सेशन को लेके, कोई सजेशन हो कि क्या मुझे और क्या ऐड करना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। साथ साथ ये भी बताएंगे कोई सेशन कैसे लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं आपको, ठीक है। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो आज के क्लास को लेके या किसी और भी क्लास को लेके, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स आरसी के सही हुए, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, prepare well, and thank you.